नमस्कार दोस्तों, प्रभात इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बड़े लंबे समय के बाद आज फिर से वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ और आज का वीडियो हमारा रहेगा ग्रामर का। और ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो ग्रामर का पहला भाग होगा वो बहुत ही बेसिक से, या मैं कहूँ माइनस से शुरू करेंगे हम। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और ये कंसेप्ट यहाँ पर हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का प्रत्येक सेक्शन किसी दूसरे या किसी तीसरे कंसेप्ट से इंटर रिलेटेड होता है। तो इसलिए प्रत्येक कंसेप्ट जो यहाँ पर आपको समझाए जा रहे हैं उनको अच्छे ढंग से क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बात करें हम ग्रामर की। ग्रामर के विषय में हमारे मन में विचार आ रहा होगा कि ग्रामर एक अलग विषय है और लैंग्वेज एक अलग विषय है। तो बता देना चाहूँगा यहाँ, ग्रामर लैंग्वेज का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। लैंग्वेज का ही बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पर हम लैंग्वेज को सही ढंग से, विधिवत ढंग से लिखना और बोलना और समझना सीखते हैं। यहाँ पर नियम्स रहेंगे, रूल्स रहेंगे। उन रूल्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उनको अच्छे ढंग से लर्न करके उन नियमों के आधार पे या उन रूल्स के आधार पे हम लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रामर लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है, लैंग्वेज से कहीं बाहर नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे लैंग्वेज के छोटे छोटे कंसेप्ट्स की। तो लैंग्वेज की जो शुरुआत है, लैंग्वेज की शुरुआत है, अगर बात करें हम किसी भी लैंग्वेज की, तो प्राचीन समय से जो भाषाएं चली आ रही हैं वो आज जो हमारे पास वर्तमान में है वो उनका उत्कृष्ट रूप है। बहुत ही प्यारा, अच्छा, उत्कृष्ट रूप आज हम देख रहे हैं। लेकिन आदिकाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर केवल और केवल वर्बल भाषा का प्रयोग किया जाता था, वर्बल लैंग्वेज का, जहाँ केवल जो सिंबल्स थे उन संकेतों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे। लेकिन आज तो हमारे पास उसका बहुत ही अच्छा लिखित, मौखिक सारे रूप हमारे पास अवेलेबल है। तो लैंग्वेज की बात हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर ग्रामर के ऊपर आएंगे। तो लैंग्वेज की बात करें हम, तो लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है हमारी लेटर्स। और ये हमें पता ही है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, 26। ये तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी नर्सरी का स्टूडेंट भी इसका जवाब दे देगा। अब बात करें हम, ये 26 लेटर्स यहाँ दो भागों में डिवाइड है, एक वोवल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवल्स की संख्या हमारे पास 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21। तो इस प्रकार से ये हमारे लेटर्स यहाँ पर डिवाइड होते हैं। और वोवल्स में यहाँ पर लिख देना चाहूँगा A-P-I-O-U, जो कि आप लोगों को अच्छे ढंग से पता ही होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें लेटर्स के बाद बारी आती है वर्ड की। लेटर्स के बाद किसकी बारी आती है, वर्ड की। और बहुत ही प्यारा है ये, और अधिकांशतः फंक्शनल जो ग्रामर है वो इसी के ऊपर टिकी होती है। अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड होता क्या है, परिभाषा तो हमने बहुत सुनी है। ये शब्द वह है जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बन के मिला हो, ये तो हमने सुना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि उन लेटर्स का एक ग्रुप या लेटर्स का एक ग्रुप जो अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग भी रखता हो। ठीक है, वर्ड्स क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर्स
which has a particular meaning. अब मैं अगर इसको हटा दूं यहां से तो क्या हो जाएगा, वर्ड का वजूद नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने लेटर हैं, जी और ओ, गो मतलब जाना, एक पर्टिकुलर मीनिंग है। लेकिन यही मैं इनको चेंज कर दूं एफ जी, यहां भी लेटर तो दो ही हैं लेकिन इनका मीनिंग है नहीं। इट मीन्स ये वर्ड कहलाएगा और ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो ये बात की आई होप ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की है लेटर्स की और वर्ड की। अब लेटर्स और वर्ड के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा फ्रेज का। लेटर्स के बाद जो नंबर है वो किसका है, फ्रेज का है। तो ये तो हमने जान लिया था कि वर्ड किसका ग्रुप है, लेटर्स का, और जो फ्रेज रहेगी वो किसका ग्रुप बना देंगे फिर हम, वो हमारा बन जाएगा वर्ड्स का। तो सीधी सीधी डेफिनेशन होगी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a meaning but not full meaning, not full meaning। भैया अगर यहां पर फुल मीनिंग हो गया तो फ्रेज और सेंटेंस में कोई अंतर नहीं रहेगा, इसीलिए यहां पर इसका मीनिंग अनकंप्लीट रहेगा। ठीक है, उदाहरण देखिए। अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई खेलने कब जाओगे, When will you go to play? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। Somebody asked a question to you, when will you go to play? तो आपका रिप्लाई क्या होगा? What will be your answer? आप कहोगे, दो तरीके से कह सकते हैं आप यहाँ पर। एक तो ये कि मैं शाम को खेलने जाऊंगा, I will go to play in the evening। और कभी समय का अभाव हो तो हम कह देते हैं in the evening। समय के अभाव में हमने क्या जवाब दिया, in the evening। in the evening सामने वाला समझ गया कि कहना क्या चाह रहा है, उसी के आधार पे हमें पता चला, सामने वाले को पता चल गया कि ये बंदा शाम को खेलने जाएगा। अब यहां पर देखिए, इन द इवनिंग कितने लेटर्स हैं, सॉरी कितने वर्ड्स हैं, 3। क्या इनका मीनिंग पूरा है? मीनिंग पूरा नहीं है, मीनिंग यहां पर अनकंप्लीट, मीनिंग यहां पर अनकंप्लीट। अब अगर मैं इसी रिप्लाई को इस वे में बदल दूं, I shall go to play in the evening। I shall go to play in the evening। अब भैया ये जो सेंटेंस हमारे पास आ गया, ये बन गया कंप्लीट मीनिंग का, और कंप्लीट मीनिंग का हो गया तो ये कहला जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अगर कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा यहां भी तो ये फ्रेज नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, सेंटेंस। तो इसलिए हमें सेंटेंस तो बनाना नहीं है, हमें बनाना क्या है, फ्रेज। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, जो रिप्लाई हमारा है ये क्या है, फ्रेज।
अब मैं यहाँ पर फ्रेज के टाइप्स की बात कर लूँ तो बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर चलते हैं फ्रेज के। नाउन फ्रेज, prepositional फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, तो ये कुछ फ्रेज के हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, ये सारे फ्रेज के प्रकार हैं। तो इसलिए हम इनको यहीं छोड़ेंगे और आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हमने जाना फ्रेज के विषय में। फ्रेज की एक बार डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूं। फ्रेज होती क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a meaning but not full meaning. I hope you understand. Next topic है क्लास। अब बात करें क्लास की तो क्लास भी देखने में, डेफिनेशन के आधार पे देखने में अगर बात करें हम तो काफी हद तक फ्रेज और क्लास की डेफिनेशन सेम है। लेकिन दोनों के बीच क्या अंतर है? भैया बिल्कुल है। अगर अंतर ही नहीं होता तो फिर हम फ्रेज से काम चला लेते, क्लास की हमें आवश्यकता क्या थी? तो दोनों के बीच क्या अंतर है वो देखेंगे हम। क्लास होता क्या है, सबसे पहले हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। A group of words which has a meaning but not full meaning। यहां पर तो वही डेफिनेशन लिख दी मैंने जो किसकी लिखी थी, फ्रेज की लिखी थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फ्रेज और क्लास की डेफिनेशन तो सर सेम ही लिखा रहे हैं। भैया दोनों के बीच अंतर है। डेफिनेशन मैंने अभी पूरी नहीं की है। अब मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और आगे बढ़ाने के बाद हमें इसकी वास्तविक जो अंतर है उसके बारे में पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो अंतर होगा उसको मैं बता देता हूँ। It has subject or subject and its verb, और यही भाग फ्रेज और क्लास को दोनों को अलग करता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। अरे नहीं, दोबारा से समझ लीजिए। फ्रेज के अंदर उसका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब उपस्थित नहीं होती है, लेकिन क्लास के अंदर होती है। तो फिर यही बात आएगी कि सर सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होती है। तो क्या सेंटेंस को क्लास कह सकते हैं या क्लास को सेंटेंस कह सकते हैं? ये मन में आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं, एक सेंटेंस को क्लास हम कह सकते हैं। एक सेंटेंस को क्लास कह सकते हैं, लेकिन क्लास को सेंटेंस नहीं कह सकते। क्लास को सेंटेंस नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? तो यही तो मैंने कहा है कि यहां पर मीनिंग फुल नहीं होता, जबकि सेंटेंस में हमें मीनिंग क्या चाहिए? फुल मीनिंग चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा। अरे अब विचार आ रहा होगा, सर समझ में तो आ गया लेकिन हमें एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं। चलो एग्जाम्पल भी देखते हैं।
द बॉय हु इज इन रेड शर्ट। अब यहाँ पर आपके सामने पूरा लिखा हुआ। अब इसका हम देखें तो लड़का जिसने लाल शर्ट पहन रखी है, तो मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या है यहाँ पर? अनकम्प्लीट। मीनिंग कैसा है? अनकम्प्लीट। तो यही तो बात मैंने कही थी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पर मीनिंग क्या चाहिए? कंप्लीट चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीनिंग क्या है? अनकम्प्लीट है। ठीक है, अब बात करें इसके वर्ब की, तो यहाँ पर इज इसकी वर्ब है और ये द बॉय हु ये पूरे का पूरा इसका सब्जेक्ट है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? सेंटेंस। अगला पॉइंट क्या रहेगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? सीधी सी बात है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has complete meaning। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। भैया अगर यहाँ पर अनकम्प्लीट मीनिंग कर दी तो यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं रहेगा। सेंटेंस की बजाय फिर ये क्या बनेगा? या तो क्लॉज बनेगा या फिर फ्रेज बनेगा। अगर सब्जेक्ट उपस्थित है, वर्ब उपस्थित है तो क्लॉज, और सब्जेक्ट और वर्ब उपस्थित नहीं है तो फ्रेज बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, I play, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मीनिंग कैसा है? कंप्लीट। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बेसिक के समझाए, यहाँ पर हमने बात की लेटर्स की, लेटर्स के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लास, क्लास के बाद सेंटेंस। तो ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई मेरे द्वारा यहाँ पर दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।